Hello students, I'm your Prajita ma'am from Concepts Learning Classes, and this is the part 2 video of NCERT Simple, and the topic is Basic Concepts of Chemistry. Right? So in the first video I have covered that what is the history and what is atoms, molecules, elements, compounds, mixture, and how the temperature and the basic units are defined, what are the fundamental units. These all things I have covered in the first video, and in this video the major portion I will cover, that is your molarity, molality, mole fraction, and all the major formula which are new for class 11 I am going to cover in this video. So without any delay I will start my video from that very topic which I have left from last video, that was your precision and accuracy. So both of the topics look very similar, like what is precision and accuracy. So precision refers to the closeness of various measurement of the same quantity, right? If you are going into the lab and you have taken two readings, 1.93 and 1.95, तुमने दो रीडिंग लिया, दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर आ रही है, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, दैट मीन्स ये दोनों जो क्वांटिटीज हैं दो, वो तुम्हारी क्या है, highly precised तुम्हारा measurement है, then your measurement is precised, but it's not accurate because the actual reading is 2.00. So accuracy is something quite different from the precision, because जो तुमने दोनों रीडिंग लिया है वो रीडिंग आपस में क्लोज है, that means your readings are closer, then your readings are precise, but they are not accurate, because the accuracy is the value which is very close to the true value. So if this is the true value, if this is the true value, 2 is the true value, ठीक, तो अगर जैसे कि ये बच्चा है, इसने ये दो रीडिंग्स लिया तो इसकी रीडिंग्स प्रिसाइज तो हैं बट दे आर नॉट एक्यूरेट. अब सेकंड बच्चा है, उसने क्या किया, उसने दो रीडिंग लिया, सेकंड स्टूडेंट ने 1.94 2.05, दे आर नॉट प्रिसाइज्ड वैल्यू, क्योंकि एक 1.94 में आ रही है और एक 2.05 में आ रही है, तो दे आर नॉट वेरी क्लोज टू ईच अदर, दे आर नॉट प्रिसाइज्ड, दे आर नॉट प्रिसाइज्ड, बट दे आर एक्यूरेट बिकॉज दे आर नियर टू द ट्रू वैल्यू, क्योंकि ये भी अप्रोक्सीमेटली 2.94 है तो 2 के नियर है, ये 2.05, तो इट्स ऑलमोस्ट एक्यूरेट, राइट. बट जो थर्ड वाला है तो उसने क्या किया है, तो वो ऑलमोस्ट 2.01 1.99, यानी कि ये आपस में भी क्लोज है, यानी कि प्रिसाइज भी है एज वेल एज एक्यूरेट भी है. सो द थर्ड स्टूडेंट हैज टेकन द रीडिंग दैट इज प्रिसाइज्ड एज वेल एज एक्यूरेट, दैट इज द डिफरेंस. So what is accuracy? Accuracy is something which is near to the true value, that is accurate, and precision is your reading when you are taking 2, 3, 4 readings and they are similar to each other, they are quite close to each other, then the readings are precise. All right. So next topic is the addition and subtraction of the significant figure. तो अगर आपको ऐड करना है ना इसको, तो आप सिंपली क्या करोगे कि इसकी ये जो सबसे डेसिमल के आगे 1 डिजिट है, यहाँ डेसिमल के आगे 2 डिजिट है या 3 डिजिट है, तो सारे डेटा को हम फाइनली जो आंसर लिखेंगे वो डेसिमल के आगे 1 डिजिट में अपना फाइनल आंसर लिखेंगे. जैसे इसको हम लिख देंगे 12.1, क्योंकि सबसे लीस्ट डेसिमल इसी में है, डेसिमल के आगे जो सबसे लीस्ट रीडिंग है वो 18.0 में है, डेसिमल के आगे 1 डिजिट. सो आई विल टेक इट एज 18.0, दिस इज 1.0 एंड दिस इज 13.1. So the answer will be 2 and 8, 2, 8, 8 plus 2, 10, 10 plus 2, 12, 1, 3 plus 3, 6, तो 62.2. ठीक है, तो इस तरीके से तुम निकाल सकते हो इसकी वैल्यू. अगर तुम्हें ऐड करना था, आई थिंक एडिशन इज करेक्ट और नॉट, 3 और 3 6 सारी वैल्यूज ऐड नहीं करी है. इफ जो भी वैल्यूज है तो मतलब हम क्या करेंगे कि इसको इसके क्लोज ले लेंगे, बस 1 डिजिट तक लेंगे, सारी डिजिट्स को हम 1 डिजिट तक लेंगे, देन इट विल बी लाइक एडिशन. बट इन मल्टीप्लिकेशन वी काउंट द सिग्निफिकेंट फिगर्स, जैसे कि यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पे इन दिस डेटा देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर, तो आंसर जब तुमने मल्टीप्लाई किया तो आंसर को यू विल हैव टू राइट इन 2 सिग्निफिकेंट फिगर. तो ये 3.125 में तो 4 है, तो यू विल हैव टू राइट इट टिल 2 डिजिट्स, यानी कि 3.1 पे तुम्हें अपना आंसर लीव करना पड़ेगा. तो द आंसर विल बी 3.1 ओनली. जो कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बिकम 3.125, but your answer, final answer will be in significant figure, it will be 3.1 only. तो आगे देखो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर के जो रूल्स है, जैसे कि अगर मान लो नेक्स्ट डिजिट हमारे पास, अगर राउंड ऑफ का क्वेश्चन आता है, राउंडिंग ऑफ वाला नंबर, तो राउंडिंग ऑफ हम लोग छोटे क्लासेस से पढ़ते हैं. अगर 5 से बड़ा नंबर आएगा राउंडिंग ऑफ, जैसे कि 3 पॉइंट, अगर मैं 2 डेसिमल डिजिट इसको करना है
या 3 सिग्निफिकेंट फिगर में करना है तो 1.386 है। तो नेक्स्ट डिजिट अगर 5 से ग्रेटर है, इफ द राइट मोस्ट डिजिट इज ग्रेटर देन 5, तो वो क्या हो जाता है, प्रीवियस डिजिट में +1 कर देता है, तो 1.39 हो जाएगा। और अगर लेस देन होगा, जैसे कि यहाँ पे क्या है, अगर तुम्हें 2 डिजिट में करना है, ये 4 आ रहा है, तो ये 4.33 में ही राउंड ऑफ हो जाएगा, ये 4 स्कोर नेगलेक्ट कर देंगे। और अगर वो 5 ही होगा तो हमें चेक करना पड़ेगा आइदर इट इज इवन और ऑड। तो अगर इवन है तो एज इट इज, और अगर ऑड है तो हमें +1 करना है। तो जैसे कि अगर मान लो तुम्हारे पास 6.53, अगर कोई ऑड डिजिट आएगी, अगर मुझे इसी को करना है, तो इसकी जो नेक्स्ट प्रीवियस डिजिट है, अगर हम उसको देखेंगे कि ये वाली वैल्यू क्या है, इवन है कि ऑड है, उस बेसिस पे। तो अगर ये ऑड है तो इसको हम 6.4 कर देंगे, अगर ये इवन होगी तो इसको 6.2 ही रखेंगे। तो अगर प्रीवियस डिजिट अगर हमारे पास क्या है, इवन है, तो 6.2 में ही राउंड ऑफ हो जाएगा, और अगर प्रीवियस डिजिट अगर ऑड होगी तो इसको 6.4 कर देंगे। तो ये देखो बहुत स्मॉल चीज़ में से बोलूँगी, वेरी वेरी लिटिल, तो लेकिन एग्जाम में आ जाती है ना, और उसको सिग्निफिकेंट फिगर भी लिखना पड़ता है। तो सिग्निफिकेंट फिगर इंपॉर्टेंट इसलिए होता है, अगर हम हायर पॉइंट ऑफ व्यू से बोले, हायर स्टडीज़ में, क्योंकि जब आप वैल्यूज़ को लिखते हो तो उसमें हमारे पास अनसर्टेनिटी ऑफ, जैसे मतलब कि 2358.9 लिख दिया मैंने, तो जो लास्ट डिजिट होती है वो डाउटफुल डिजिट होती है, और ये वाली डिजिट्स क्या होती है, सर्टेन डिजिट्स होती है। तो व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर, जिसमें सारी डिजिट्स सर्टेन होती हैं एक्सेप्ट योर लास्ट डिजिट, दैट विल बी योर डाउटफुल डिजिट, दैट विल बी अनसर्टेन डिजिट। ठीक है, तो उसके बेसिस पे हम लोग थोड़ा एक्यूरेसी और बाकी सारी चीज़ें निकालते हैं। नेक्स्ट वन इज डायमेंशनल एनालिसिस। तो डायमेंशनल एनालिसिस में यहाँ पे हम लोग सिर्फ यूनिटरी मेथड की बात करते हैं। अगर तुम देखोगे तो कुछ क्वेश्चंस तुम्हारे पास मोल कॉन्सेप्ट के डायरेक्टली यूनिटरी मेथड से ही निकल आते हैं। तो अब जैसे यूनिटरी मेथड क्या होता है, अगर एक पेन 10 रुपए का है तो फिर 4 पेन कितने के होंगे, एक पेन 10 रुपीज़ का है तो 4 पेन 40 रुपीज़ के होंगे, तो मल्टीप्लाई कर देते हो जस्ट। तो सेम थिंग इज द यूनिटरी मेथड। तो वही यूनिट वेक्टर मेथड पे क्या दो, कोई भी नाम दे दो उसको, तो यू कैन कन्वर्ट, लाइक अगर हमारे पास 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 10 मीटर इज इक्वल टू, तो 10 इंटू 100 कर दो, सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाए 1000 सेंटीमीटर। तो दिस इज समथिंग वेरी सिंपल जो तुम्हें 5th 6th से आता है। तो जैसे कि अगर 3 इंचेस लॉन्ग, देखो यहाँ पे क्वेश्चन कितना सिंपल दिया है कि अगर पीस ऑफ मेटल इज 3 इंचेस लॉन्ग, व्हाट इज द लेंथ इन सेंटीमीटर। तुम्हें पता होना चाहिए कि 1 इंच इज हाउ मेनी सेंटीमीटर, 2.54, 1 इंच इज 2.54 सेंटीमीटर। तो 3 इंच कितना हो जाएगा, तो 3 इंच के लिए अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 3 इंटू 2.54 आंसर हो जाएगा, 3 इंटू 2.54, तो आंसर विल बी 7.62 सेंटीमीटर। तो ये इतना सिंपल चीज़ें हैं वो तुम लोग को आती हैं, है ना, कि किस तरीके से आंसर आएगा। कि अगर मुझे पता है, ये चीज़ पता होना जरूरी है कि 1 इंच इज हाउ मेनी सेंटीमीटर, राइट। तो यूनिट कन्वर्जन दैट इज कॉल्ड योर डायमेंशनल एनालिसिस पार्ट। जैसे कि अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया है इन्होंने, मैं यहाँ पे ओपन कर देती हूँ, तो ये मैंने 3 इंच वाला क्वेश्चन किया। इसके बाद सेकंड इन्होंने एग्जांपल में दिया है, अ जग कंटेन्स 2 लीटर ऑफ मिल्क, कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम इन मीटर क्यूब। तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि 1 लीटर इज हाउ मेनी मीटर क्यूब, तो 1 लीटर इज हाउ मेनी मीटर क्यूब। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि 1 पता है कि 1 मीटर क्यूब, मैंने भी एक्सप्लेन किया था, 1 मीटर क्यूब जो होता है, 1 मीटर क्यूब का डब्बा ले लेते हो, उसमें 1000 लीटर पानी आता है, तो 1 मीटर क्यूब इज 1000 लीटर, राइट। तो आई कैन से 1 लीटर इज 1/1000 मीटर क्यूब। तो 2 लीटर क्या हो जाएगा, 2 लीटर इज इक्वल टू कितना मीटर क्यूब हो जाएगा, 2/1000। तो 2/1000 मतलब यू कैन राइट 2 इंटू 10 की पावर -3 मीटर क्यूब, 2 इंटू 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। तो अगर मुझे मीटर क्यूब बताना, उन्होंने 2-3 अलग अलग स्टेप्स लगा के कराया, तो उसको हम सिंपल 1 स्टेप में कर सकते हैं। तो मैंने जस्ट 1 स्टेप में इसको सॉल्व किया। तो 10 की पावर में लिख दो, हमेशा बेटर रहता है। आगे क्या, हाउ मेनी सेकेंड्स आर देयर इन 2 डेज, वो कोई बच्चा बता देगा 2 डेज में कितने सेकेंड्स होंगे, क्योंकि 1 डे में 24 आवर्स होते हैं, और 1 डे में 24 आवर्स होते हैं, तो 2 डेज में 2 इंटू 24 आवर्स हो जाएंगे, और आवर्स को 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मिनट्स आ जाएगा, उसको 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो सेकेंड आ जाएगा, तो हो जाएगा 3600 इंटू 2 7200, 7200 को 24 से मल्टीप्लाई कर दो तो यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, तो 2 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60, दिस विल बी योर आंसर। आफ्टर दैट the important thing is this is something very important, that is law of chemical combinations। तो chemical combination, जैसे मैंने कहा केमिस्ट्री का मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, how the
एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स कंबाइन, कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कैसे ये तुम्हारा वाटर बना देता है। और इम्पॉर्टेंट थिंग इज दिस कि अगर ये वाटर बना भी देता है ना, तो ध्यान देना H2 प्लस O2 कंबाइन करके मुझे पता है कि वाटर बनाता है, उसके बाद यू विल बैलेंस दिस इक्वेशन, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, अभी बैलेंस हो गई इक्वेशन। तो देखो इसके बाद में मुझे ये पता है कि प्रॉपर्टीज इंटायरली चेंज हो जाती हैं। जैसे हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी क्या है कि पॉप साउंड देता है कंबशन में, जब बर्निंग में पॉप साउंड देता है। ऑक्सीजन तो क्या करता है, क्या कहते हैं कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंबशन हो जाता है, यानी कि कंबशन को सपोर्ट करती है। और जो वाटर बनता है वो फायर एक्सटिंग्विशर है, क्या समझे? तो मतलब समथिंग विच इज फॉर्म्ड फ्रॉम दोज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, एंड जो बनने वाला है ना वो उन दोनों से बिल्कुल ही अलग है। तो केमिकल रिएक्शन यही होती है, केमिकल रिएक्शन के बाद जो कंपाउंड फॉर्म होता है वो बिल्कुल अलग होता है अपने कंपोनेंट से। जैसे कि ये दोनों गैसेस थी, हाइड्रोजन इज अ गैस, ऑक्सीजन इज अ गैस, जो बन गया वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है, वाटर इज liquid at room temperature. The properties are going to be entirely different. So this is the chemical combination. तो chemical combination के बाद जो चीज़ें बनती हैं they are very very different from their components, or you can say from their substituents, बिल्कुल ही अलग होगा। तो फर्स्ट रूल देखो, यहाँ पे 5 रूल्स हमें पढ़ने हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, डेफिनेट प्रपोर्शन, मल्टीपल प्रपोर्शन, गेली-ज़ेक्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ। और अगर तुम रेफरेंस बुक में जाओगे ना तो एक और लॉ भी होता है, रेसिप्रोकल प्रपोर्शन, दैट आई विल कवर व्हेन आई विल मेक सम अदर वीडियो, बिकॉज दिस टाइम आई एम जस्ट गिविंग एनसीईआरटी टॉपिक्स, तो आई विल नॉट कवर दैट रेसिप्रोकल प्रपोर्शन। बट जो एनसीईआरटी में गिवन है वो वाले में बता देती हूँ केमिकल कॉम्बिनेशंस कौन से हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ मास जो था वो एंटोनी लेवोसियर ने दिया था। एंटोनी लेवोसियर ने जब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए तो उन्होंने ये देखा था कि जो एटम्स है ना, नंबर ऑफ एटम्स जो रिएक्टेंट साइड के हैं और जो प्रोडक्ट साइड के, दे ऑल आर इक्वल। फॉर एग्जांपल हमने रिएक्शन लिखी है तो ये मेरा हो गया रिएक्टेंट साइड एंड दिस इज योर प्रोडक्ट साइड, राइट? सो नंबर ऑफ एटम्स आर ऑलवेज इक्वल। यहाँ 4 एटम है हाइड्रोजन का, यहाँ भी 4 एटम होगा हाइड्रोजन का, और यहाँ भी ऑक्सीजन का 2 एटम है, और यहाँ भी ऑक्सीजन का 2 एटम। तो जैसा भी अगर वो बैलेंस नहीं है स्टार्टिंग में, जैसे कि N2 प्लस H2 से अमोनिया बन रहा है, द रिएक्शन इज नॉट बैलेंस्ड एट ऑल, तो वी विल बैलेंस इट। यहाँ पे अगर 2 एटम है लेफ्ट साइड तो आई विल पुट 2 हियर, तो दिस इज कॉल्ड स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि वो हमें बताता है कि कैसे कितने कितने मोल्स कंबाइन करेंगे। दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर द क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ द कंपाउंड, कि हाउ मच क्वांटिटी ऑफ द कंपाउंड वी आर गोइंग टू ऑब्टेन, राइट? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सिर्फ इतना ही है, और बिकॉज ऑफ दैट वी यूज टू बैलेंस द केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने का नीड ही हमें इसीलिए, बिकॉज मास इज ऑलवेज कंजर्व। तो इफ यू गो फॉर द एनसीईआरटी, इसमें देखो उनका फोटो बना हुआ है, एंटोनी लेवोसियर। तो एंटोनी लेवोसियर जो थे उन्होंने सिंपली यही देखा था कि जो केमिकल चेंजेस हम लोग कर रहे हैं उसमें जो मास है दैट इज नॉट गोइंग टू डिस्ट्रॉय, दैट मीन्स यू कैन नॉट नाइदर क्रिएट द मास। हम सोचे हमने वाटर बना लिया तो वी कैन नॉट क्रिएट वाटर, टू क्रिएट वाटर वी नीड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द सेम अमाउंट। अगर मैं सोचूं कि मैंने ये बना लिया, लाइक मैंने सोचा कि मैंने ये कैलकुलेटर बना लिया, मैंने ये लाइक बुक बना ली, तो आई नीड सम रॉ मटेरियल टू मेक समथिंग। आई कैन नॉट make just by magic, something cannot be made. So to make anything you need something, definitely. तो जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ फॉर दैट मैंने भी कुछ पढ़ा है तब मैं पढ़ा पा रही हूँ। तो ये जो चीज़ें हैं कि वो सब क्या है, आपने कहीं से कोई चीज़ पढ़ी होती है तभी वो नॉलेज आपको गेन होती है, और वो नॉलेज ही आप आगे उसको दे पाते हो। दैट मीन्स एवरीथिंग इज कंजर्व। अगर हम देखें मास के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मास इज ऑलवेज कंजर्व। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ mass. Next is the law of definite proportion. तो definite proportion was given by Joseph Provisus, है ना? तो इन्होंने देखो जो ये बोला था कि हमारे पास जैसे कि कोई भी नेचुरल सब्सटेंस, हमें इसका एग्जांपल लो, एग्जांपल लाइक मैं वाटर का ही ले लेती हूँ। तो वाटर चाहे तुम रेन वाटर ले लो, चाहे तुम सी वाटर ले लो, चाहे तुम सिंथेटिक वाटर लैब में प्रिपेयर करके ले लो, तो वाटर अगर वो है तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वहाँ पे 2:1 में ही कंबाइन करेगा। तो जो रेशियो होगा, और अगर बाई मास अगर मैं रेशियो बोलूँ तो हाइड्रोजन का मास कितना है, एक एटम हाइड्रोजन का मास जो होता है वो 1 होता है, एंड ऑक्सीजन का 16 होता है। ऑक्सीजन इज 16, तो 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन 2 हो जाएगा, और ऑक्सीजन का 16, यानी कि अगर मैं मास के रेशियो की बात करूँ तो दे विल ऑलवेज कंबाइन विद 1:8।
तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा वो हमेशा 1:8 बाई मास कंबाइन करेगा, और अगर वैसे देखोगे रेशियो के हिसाब से तो 2:1 में ही कंबाइन करेगा। तो चाहे वो वाटर सी वाटर हो, क्योंकि सी वाटर होगा तो क्या होगा, कुछ मिनरल्स होंगे या फिर किसी और चीज को तुम उसको डिस्टिल्ड वाटर होगा तो प्योर वाटर होगा। तो उसमें से प्योर वाटर मॉलिक्यूल को का रेशियो अगर तुम देखोगे, उसकी जो बाकी की मिक्सचर की चीजें उसको अलग कर दो, लेकिन अगर तुम प्योर वाटर मॉलिक्यूल की बात करोगे ना तो उसमें वो 2:1 ही होगा। दैट इज द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, यू कैन ऑल्सो कॉल इट कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, सेम थिंग। नेक्स्ट इज द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, क्योंकि कुछ एलिमेंट्स होते हैं ना, लाइक वो दो एलिमेंट से ही डिफरेंट कंपाउंड्स बन जाते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन ही ले रही हूँ या फिर कुछ भी ले लो, तो अगर मैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन ज़्यादा सिंपल लगता है तुम्हें, तो H2O में तुमने देखा हाइड्रोजन ऑक्सीजन 2:1 में कंबाइन करा है, लेकिन अगर तुम इसमें देखो हाइड्रोजन परऑक्साइड में, तो यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन है और यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन है, तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर कंबाइनिंग एज एन एलिमेंट बट दे आर फॉर्मिंग टू डिफरेंट कंपाउंड्स। तो अगर मल्टीपल कंपाउंड्स दे आर फॉर्मिंग विद द सेम एलिमेंट्स, फॉर एग्जाम्पल एक और अगर मैं ले लेती हूँ N2O, ये हमारे पास नाइट्रस ऑक्साइड होता है, दैट इज योर नाइट्रस ऑक्साइड, दैट इज योर लाफिंग गैस। NO2 बनाता है, जैसे कि NO को अगर लेते हो सिंपली तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, दिस इज नाइट्रिक ऑक्साइड। अगर तुम NO2 लेते हो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, N2O5 भी होता है। तो मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो करेगा, मतलब कि अगर यहाँ पे तुम एक का एलिमेंट फिक्स कर दो, जैसे कि इन्होंने जो एग्जांपल लिया एनसीईआरटी में वो वाटर का ही लिया है, H2O है, और हाइड्रोजन परऑक्साइड का ही लिया है H2O2। तो अगर दो एटम्स, यानी कि अगर मैं इसके 2 ग्राम्स ले लूँ, मुझे पता है ऑक्सीजन का मास 16 ग्राम होता है, तो वाटर का जो मॉलिक्यूलर मास आता है वो 18 ग्राम आता है, तो 18 ग्राम पर मोल, तो 18 ग्राम बन रहा है। तो इसके 2 ग्राम 16 ग्राम से इसका 18 ग्राम बन रहा है। और अगर H2O2 में देखोगे तो इसके 2 ग्राम, क्योंकि H2O2 है ना, H2O2, तो इसका 2 ग्राम। ऑक्सीजन का कितना लगा, ऑक्सीजन के 2 एटम लगे हैं तो इसका 32 ग्राम। और यहाँ पे कितना बन रहा है इसका, H2O2 का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल लो, दिस इज 34 ग्राम। तो अगर तुम ये देखोगे यहाँ जो ऑक्सीजन है और यहाँ जो ऑक्सीजन, इसको मैंने फिक्स कर दिया, दोनों साइड हाइड्रोजन को 2-2 ग्राम ले लिया। अब हम ऑक्सीजन के रेशियो को चेक करेंगे, किसको चेक करेंगे, आई विल नॉट चेक द आउटपुट, आई विल चेक द रेशियो ऑफ द ऑक्सीजन, दैट इज 16:32, दैट इज योर 1:2। दैट मीन्स अगर हम इसमें भी देखें इस तरीके के एग्जांपल, अगर रेफरेंस बुक में जाओगे दिया होगा, नाइट्रोजन को तुम फिक्स कर दो, आई थिंक एनसीईआरटी में एक साइज में क्वेश्चन दिया है, नाइट्रोजन को तुम फिक्स कर दो तो ऑक्सीजन के जो रेशियोज होंगे वो एक होल नंबर के रेशियो के फॉर्म में आ जाएंगे। दैट इज द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, ऑलराइट। एंड द नेक्स्ट वन इज गे-लीजेर्क्स लॉ। तो गे-लीजेर्क्स लॉ क्या है, ये तुम्हारे पास जो है बेसिकली गैसेस कंबाइन करती हैं ऑलवेज इन द फिक्स वॉल्यूम। अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँ यहाँ पे तो तुम देख सकते हो यहाँ पे, लाइक अगर गैसेस कैसे कंबाइन करती हैं, अगर मैं लेती हूँ N2 + H2 से अमोनिया, दिस इज वेरी वेरी फेमस रिएक्शन, हैबर्स प्रोसेस, दिस इज द रिएक्शन। तो अगर मैं इसको देखूँ, ये इसके जो आगे मैं कोफिशिएंट बैलेंस करके लगाती हूँ, दीज कोफिशिएंट्स आर कॉल्ड स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो 1:3:2, तो इसी रेशियो में कंबाइन करता है, यानी कि अगर इसका 1 वॉल्यूम होगा तो ये इसके 3 वॉल्यूम से ही कंबाइन करेगा और इसका 2 वॉल्यूम अमोनिया ही बनेगा, राइट। तो इसका 1 वॉल्यूम, तो दिस इज द गे-लीजेर्क्स लॉ। अगर मान लो एक चीज एक्सेस में है तो बच जाएगी एज अ रेसिड्यू, दैट विल रिमेन अनरिएक्टेड ड्यूरिंग द रिएक्शन, माइंड इट। तो ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर मान लो कोई चीज एक्सेस में, तुम्हें अपने घर में कोई चीज बनानी है, फॉर एग्जांपल मैं केक का एग्जांपल लेती हूँ और बारी, तो अगर मैं केक बनाना चाहती हूँ, मेरे पास अगर फ्लोर ज़्यादा है या शुगर ज़्यादा है, जो भी चीज़ एक्सेस में, तो मैं सारा थोड़ी ना ऐड कर दूंगी, एक पर्टिकुलर रेशियो में उसको ऐड करेंगे, तब जा करके एक अच्छा प्रोडक्ट बनेगा। तो अगर मुझे कोई कंपाउंड बनाना है तो वो उसी रेशियो में कंबाइन करते हैं, क्योंकि हमें पता ही है कि फिक्स प्रोपोर्शन से एक उसी रेशियो में कंबाइन करता है। अगर कुछ एक्सेस में होगा तो वो अनरिएक्टेड रह जाएगा। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर तुमने इसका 10 वॉल्यूम लिया, इसका तुमने 50 वॉल्यूम ले लिया, तो अमोनिया कितना बनेगा, क्योंकि इसका जो 10 वॉल्यूम है ना वो इसके सिर्फ 30 से ही कंबाइन करने वाला है, तो इसका जो 20 बचा ना वो अनरिएक्टेड रह जाएगा। तो यहाँ पे क्योंकि 1:3 का रेशियो, इसका जो भी x वैल्यू होती है तो उससे 3x ही कंबाइन करता है। तो अगर इसका 10 है तो 10 × 3 यानी कि 30 से ही कंबाइन करेगा, और बनेगा कितना अमोनिया,
20 वॉल्यूम ही बनेगा, चाहे तुम इसको 50 ले लो या तुम इसको 100 ले लो, डजेंट मैटर, राइट। तो अगर तुमने इसको 30 से ज्यादा कुछ भी लिया तो ये 30 से ही कंबाइन करेगा और ये उसी रेशियो में तुम्हें आउटपुट देगा, ठीक है। तो अगर रिएक्शन में जो कंपाउंड पहले खत्म हो जाता है, अगर उसको बोलेंगे हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट। जो चीज स्कैर्सिटी हो जाती है, जो चीज कम हो जाती है, जैसे कि मान लो अगर तुम केक बना रहे हो तो शुगर और फ्लोर में से अगर तुम्हारा शुगर कम है तुम्हारे पास, तो शुगर इज लिमिटिंग रिएजेंट, वी कॉल इट लिमिटिंग रिएजेंट, राइट। तो यहाँ पे जैसे कि कोई भी चीज अगर होगी तो वो हमें यही बता रहा है कि जो गैसेस होती हैं दे ऑलवेज कंबाइन इन अ फिक्स रेशियो एंड जो आउटपुट बनेगा उसमें वो उसी रेशियो में बनेगा। अगर कोई चीज एक्सेस में है तो सोचो कि ज्यादा बन जाए, तो ऐसा नहीं होगा, तो वो हमेशा उसी रेशियो में कंबाइन करेगा और आउटपुट भी उसी लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग ही बनाएगा। सो आउटपुट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू द लिमिटिंग रिएजेंट ओनली। इज इट क्लियर? एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज द एवोगैड्रोज लॉ। तो एवोगैड्रोज लॉ में अगर हम देखेंगे तो ये केमिकल कॉम्बिनेशन का लास्ट है। तो इसमें देखो, अगर हमारे पास एवोगैड्रोज लॉ में सिंपल सी बात बोलता है कि अगर तुमने दो डिफरेंट गैसेस ले ली, फॉर एग्जांपल एक कंटेनर में तुम्हारे पास नाइट्रोजन है और सपोज दूसरे कंटेनर में हाइड्रोजन है या हीलियम है, कोई और गैस है, लेकिन अगर वो सब कुछ क्या है, उनका पीवीटी सेम है, यानी कि सेम प्रेशर, सेम वॉल्यूम, सेम टेम्परेचर, तो इक्वल वॉल्यूम होना चाहिए, सेम टेम्परेचर, सेम प्रेशर पे होंगी, तो उन सब में इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी होंगे। तो बोथ द कंटेनर्स विल हैव सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इज इट क्लियर? तो दैट इज योर एवोगैड्रोज लॉ, ठीक है। तो ये बाकी डायटोमिक, पॉलीएटॉमिक तुम लोग को पता है कि जो कुछ गैसेस होती है पॉलीएटॉमिक होती है। जैसे डायटोमिक हमें पता है कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सब क्या होती है, डायटोमिक होती हैं। और ओजोन क्या हो गया, O3, ट्राइएटॉमिक बोल सकते हो। बाकी पॉलीएटॉमिक हमारे पास सल्फर S6 हो गया, हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो डायग्राम बने उनको मिस मत करना। ये हाइड्रोजन है और देखो ये दो वॉल्यूम से, मैंने ये वाली जो रिएक्शन को ऐसे लिख के दिखा दिया एवोगैड्रो ने, 2H2 plus O2 will give you 2 times H2, मतलब कि जो इसका 2 वॉल्यूम है इसके 1 वॉल्यूम से कंबाइन करेगा। देखो इसका 2 वॉल्यूम इसके 1 वॉल्यूम से कंबाइन करेगा और इसका 2 वॉल्यूम बनाएगा। देखो यहाँ पे जो बना है ये देखो आपस में कंबाइन कर गया, इसके 2H देखो इसके O से कंबाइन करके ये बॉन्डिंग। तो दिस पार्ट यू विल स्टडी इन द केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर ऑल्सो। इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग। वो अपने आप में इनऑर्गेनिक का सबसे अच्छा चैप्टर मैं बोलूँगी केमिकल बॉन्डिंग, क्योंकि बाकी इनऑर्गेनिक का जो मेन फाउंडेशन चैप्टर है वो तो पीरियोडिक टेबल है, लेकिन केमिकल बॉन्डिंग से हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं कि कंपाउंड कैसे कंबाइन करते हैं और एक्चुअल में बॉन्ड कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में भी बहुत पुरानी है, छोटे क्लासेस वाली है ना। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, इससे पहले जो हमारे कंद ऋषि ने बोला था कि एटम्स आर इनडिविजिबल, देखो इनकी थ्योरी में कुछ चीज़ गलत हो गई मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के हिसाब से। स्टिल वी स्टडी दिस थिंग, क्योंकि बाकी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो उन्होंने बताई थी पॉइंट्स वो एज इट इज यूज होते हैं। जैसे कि मैटर कंसिस्ट ऑफ इनडिविजिबल एटम, इसकी जगह बस डिविजिबल हो गया है कि अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में डिविजिबिलिटी आ गई। ये चीज़ थोड़ी गलत हो गई है आज के टाइम में यहाँ पे कि एटम्स आर डिविजिबल नाउ, लेकिन बाकी सारी चीज़ें सेम है कि ऑल एटम्स गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल, हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज। अगर तुमने कोई कॉपर का एलिमेंट लिया, उसमें जितने भी कॉपर के एटम होंगे दे ऑल विल हैव सेम प्रॉपर्टीज, राइट। और ये भी देखो करेक्ट है कि कंपाउंड्स ऑलवेज जो फॉर्म करते हैं दे ऑलवेज फॉर्म द फिक्स रेशियोज, राइट। एंड केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स। दैट मीन्स अगर हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन को कंबाइन कर रहे हैं तो इससे जो वाटर मिल रहा है तो दे आर जस्ट गोइंग टू रीऑर्गेनाइज, मतलब दे विल फॉर्म सम बॉन्ड बट मैटर इज ऑलमोस्ट कंप्लीटली कंजर्व्ड। तो मास इज नॉट गोइंग टू क्रिएट, यू आर जस्ट गोइंग टू रीअरेंज, रीऑर्गेनाइज द एटम। तो दैट इज द गुड थिंग, जो उन्होंने सिंपल बात कही थी वो करेक्ट भी है। तो डाल्टन्स के पोस्टुलेट स्कूल टाइम में सब चीज़ें लिखने को आ जाती है ना, और कभी कभी उसमें भी सर्टेन रीजन में आ जाए स्टेटमेंट एज इट इज तो कह नहीं सकते। फिर एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था कि ये सब कुछ जो कैलकुलेट होता है दिस इज रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि आजकल तो वी हैव इंस्ट्रूमेंट्स स्पेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। देखो स्पेक्ट्रोमेट्री क्या होता है कि हम छोटे छोटे एटम्स का मास बहुत कम होगा तब भी हम 10⁻⁻16 -23 के ऑर्डर का भी निकाल सकते हैं, बट प्रीवियस टाइम में इट वाज नॉट पॉसिबल। तो कार्बन को हमने एज अ मेन अपना स्टैंडर्ड लिया था,
कार्बन वॉज द स्टैंडर्ड, वो भी उसका कार्बन 12 आइसोटोप, कार्बन 14 तो रेडियो एक्टिव है, कार्बन 14 इज रेडियो एक्टिव, तो वी हैव टेकन कार्बन 12 एज अ स्टैंडर्ड, और उससे हमने निकाला था उसका 1/12 कर दिया था, तो कोई चीज 12 है उसका 1/12 कर दोगे तो 1 आ जाएगा ना, तो 1 हमने हाइड्रोजन को स्पेसिफाई कर दिया 1U, तो U मतलब देखो अब पहले MU लिखा जाता था, अब उसको ही हम क्या बोलते हैं, यूनिफाइड मास, दैट इज कॉल्ड U, तो देखो ये लिखा भी एट प्रेजेंट MU हैज बीन रिप्लेस्ड बाय U, दैट इज योर यूनिफाइड मास। तो कार्बन 12 का जो 1 AMU की वैल्यू तुम्हें पता होनी चाहिए 1.66 इंटू 10⁻24 होती है ग्राम्स में, तो जो हम जैसे कहते हैं कि कार्बन 12 है तो इट इज नॉट 12 ग्राम, इट इज 12 ग्राम पर मोल, माइंड इट। जैसे मैं बोलूं कि कार्बन का तुमने हम लोग निकालते हैं ऐसे कि CO2 का मॉलिक्यूलर मास निकाला, कार्बन का 12 हो गया और ऑक्सीजन का 16 होता है तो 2 इंटू 16 कर दिया, तो ये 44U आ गया, तो दिस इज नॉट, कार्बन का मास 12 नहीं होता है, कार्बन का जो मास होता है दिस इज रिलेटिव एटॉमिक मास इज 12, दिस इज 12U। तो U का मतलब क्या है यहाँ पे, U का मतलब क्या है कि या फिर कह सकते हो 12U, या फिर कह सकते हो 12 ग्राम पर मोल, यानी कि अगर हमने 1 मोल कार्बन लिया है तो उसका मास 12 ग्राम होगा, इफ यू हैव टेकन 1 मोल कार्बन तो उसका मास 12 ग्राम होगा, कार्बन के एक एटम का मास 12 ग्राम नहीं है, ठीक, तो कार्बन के 1 एटम का मास अलग होगा, क्योंकि 1 मोल में कितने एटम होंगे, 1 मोल इन इटसेल्फ कंटेन्स एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स, इसमें तो 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन है, तो इसको तुम डिवाइड करोगे तो बेसिकली ये जो 1.66 इंटू 10⁻24 वैल्यू जो आई है वो इसका 1 अपॉन है, 1 अपॉन Na की वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है, तो ये जो वैल्यू आती है ये 1 अपॉन एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होती है, तो अगर तुम्हें इस तरह से निकालना है तो हाइड्रोजन का मास हम अप्रोक्सीमेटली 1 ले लेते हैं, 1 AMU, या फिर अब 1U भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर एवरेज एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, बिकॉज होता क्या है कि जो एलिमेंट्स हैं वो सारे कुछ कुछ अपने आइसोटोपिक फॉर्म्स में अवेलेबल होते हैं, कार्बन जैसे कार्बन 12 है, कार्बन 13 है, कार्बन 14 है, तो ये इसकी एबंडेंस है, मतलब नेचर में कार्बन 12 देखो 98%, 98.8% मिल रहा है, और ये इसके बाकी के कितने हैं कि इसकी एबंडेंस कितनी है, और इनके एटॉमिक मासेस गिवन है, तो तुम्हें इसका रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना है, ठीक है। तो अब देखो इसकी 98.8% 12 में, इसीलिए हम लोग इसको 12 ले लेते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा परसेंटेज इसका इसी में, लेकिन क्लोरीन के संग ऐसा नहीं होता, क्लोरीन का 35 और 37 है और दोनों का अबंडेंस ऑलमोस्ट अवेलेबल है 70 और 30 के अराउंड, तो इसीलिए हम लोग उसका जो एटॉमिक मास लेते हैं वो 35.5 आ जाता है क्लोरीन के केस में, क्योंकि वहाँ पे 35 और 37 उसके दो आइसोटोप्स मिलते हैं और एबंडेंस भी काफ़ी अलग अलग है। तो यहाँ पे देखो ये 100% होता है, इन सबको ऐड करके 100% आएगा, तो हमें एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए क्या करना होता है ना, इसको मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, और जो आंसर आएगा उन सबको ऐड कर दो और डिवाइडेड बाई 100, डिवाइडेड बाई 100, तो यू विल गेट द एवरेज एटॉमिक मास। तुम लोग इसका अभी न्यूमेरिकल करेंगे, एक्सरसाइज में दिए भी हैं, आई थिंक क्लोरीन का ही दिया हुआ है, तो वो जब क्वेश्चन करोगे तो अपने आप ही आ जाएगा, तो कुछ करना नहीं होता है, बस इसके एबंडेंस को इससे मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर आएगा उन सबको ऐड कर दो, है ना, और 100 से डिवाइड कर दो, क्योंकि वो उसका परसेंटेज है ना, तो आउट ऑफ 100 दिया होता है, तो 100 से डिवाइड कर दो। फिर मॉलिक्यूलर मास है, मॉलिक्यूलर मास के केस में भी यही करना है कि अगर तुम्हें सबके जो यूनिफाइड मास में निकालना होता है तो क्लास 8-9 से निकाल ही रहे हो, तुम्हें पता है कार्बन को 12.011 लिखा है, अगर दिया है तो इतना लो, अदरवाइज कार्बन को सीधे 12 ले सकते हो, हाइड्रोजन को 1 ले लो, इतना 1.008 लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। H2O का निकालना है तो वो सीधे 18 लिख देते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन का 1 ही ले लेते हैं, तो 2 + 16 18 हो जाता है। तो ये हो गया हमारे पास एटॉमिक मास, एंड द नेक्स्ट इज फॉर्मूला मास। तो फॉर्मूला मास में और एटॉमिक मास में डिफरेंस क्या है? देखो फॉर्मूला मास हम लोग वर्ड तब यूज करते हैं जब हमारे पास जो कंपाउंड है वो उसके अंदर मॉलिक्यूल्स ना हो, उसके अंदर आयंस, फॉर एग्जांपल NaCl। तो NaCl का देखो ये 3D स्ट्रक्चर बनाया इन्होंने, 3D स्ट्रक्चर अब क्या बोलूँ, इसमें क्लास 12th में एक चैप्टर था सॉलिड स्टेट वाला, वो डिलीट हो गया है ना, क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर था, अगर ओल्ड NCERT देखोगे तो मिल जाएगा, है ना, और JEE एडवांस से पूछा आता है सॉलिड स्टेट चैप्टर, उसमें उसकी पैकिंग डेंसिटी और सारी चीजें पूछी जाती हैं, तो वहाँ पे जब तुम पढ़ते हो उसका स्ट्रक्चर की क्यूबिक लैटिस स्ट्रक्चर है, कैसा स्ट्रक्चर है 3D में, तो पता चलता है कि जो
NaCl है वो एक NaCl नहीं होता है। NaCl हमेशा Na+ और Cl- की तरह अलग अलग मिलता है, और जो पॉजिटिव कीटायन होते हैं उनकी कीटायनिक रेडियस कम हो जाती है, और जो एनायन होते हैं उनकी रेडियस ज्यादा होती है। तो देखो यहाँ पे, देखो जो ब्लू वाला उसकी रेडियस कम दिख रही है, जो ये रेड वाला उसकी रेडियस ज्यादा है, तो ये पूरा पैकिंग इसकी बना के रखी है NaCl की। तो NaCl तुम्हें एक नहीं मिलता, इसलिए उसको हम लोग मॉलिक्यूल जैसा नहीं मिलता, तो हम वो इसलिए हम उसको मॉलिक्यूलर मास नहीं बोलते, फॉर्मूला मास बोल देते हैं। लेकिन इन जनरल अगर तुम देखोगे निकाला वैसे ही जाता है, कहने की बात है, क्योंकि Na और Cl अलग अलग मिलते हैं। तो देखो मैं तुम्हें इसमें एक क्वेश्चन दे रही हूँ, अपने आप सोच के बताना कि डिसोसिएशन में और आयनाइजेशन में फर्क क्या होता है। तो देखो मैं बता दे रही हूँ कि NaCl डिसोसिएट होता है, मतलब कि वो Na+ और Cl- के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। तो मैं बोलती हूँ कि NaCl विल गेट डिसोसिएटेड बट वाटर गेट आयनाइज्ड। वाटर गेट आयनाइज्ड, वाटर को डिसोसिएशन नहीं बोलेंगे, वाटर विल गेट आयनाइज्ड बट द NaCl गेट डिसोसिएटेड। तो डिसोसिएशन की वजह से यहाँ पे देखो फॉर्म Na+ का अलग रहता है और Cl- अलग रहता है, रेडियस अलग अलग होती है, तो इसलिए इसको फॉर्मूला मास बोल देते हैं। लेकिन निकालना वैसे ही, अगर तुम्हें कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है तो बस तुम्हें Na और Cl का पुट कर दो, आंसर आ जाएगा, देयर इज नो डिफरेंस। सो द क्वेश्चन इज, तो मैंने ये सारा एक्सप्लेन कर दिया। इसके अंदर क्वेश्चन है मॉलिक्यूलर मास तुम्हें इसका चाहिए, ग्लूकोज है, ग्लूकोज को सबको याद भी रहता है, तो क्वेश्चंस करते करते याद होता है, ग्लूकोज का 180 होता है, वो धीरे धीरे याद होता है, लेकिन याद करने की जरूरत है, सारा पता होना चाहिए। कार्बन का 12 है, तो क्वेश्चन में दिया भी रहेगा, क्वेश्चन में कार्बन 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होगा, तो 1 × 12 12 हो जाएगा, और 6 × 16 है ना, तो इन सबको ऐड कर दोगे तो 180 आता है, ठीक है। तो उन्होंने वो हाइड्रोजन का 1.008 ले रखा है, तो वो उतना लेने की जरूरत है नहीं। अब यहां से जो चीज स्टार्ट होती है, दैट इज समथिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज योर मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट, राइट। सो इतनी सारी जब मेरे पास यूनिट थी, मास थी, वॉल्यूम था, डेंसिटी था, तो क्यों एक नई यूनिट मोल कॉन्सेप्ट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बनाने की जरूरत पड़ी, और उसको फंडामेंटल यूनिट में डालने की जरूरत पड़ी कि फंडामेंटल यूनिट है मोल कॉन्सेप्ट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट मोल हो गई। तो हाउ द वन मोल इज डिफाइंड। So right, so mole is number of moles। केमिस्ट्री में एक्चुअली जो कंपाउंड्स होते हैं और जो उनके एलिमेंट्स और उनके एटम्स होते हैं, दे आर वेरी स्मॉल, तो हम उनको ग्राम में लिख नहीं सकते। तुम्हें पता है कि अगर हम 1 ग्राम हाइड्रोजन ले रहे हैं, तो 1 ग्राम हाइड्रोजन में इतने सारे एटम्स है, एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स, तो इट्स नॉट पॉसिबल टू मेजर इट इन एवरी टाइम इन ग्राम 10⁻⁻⁻ समथिंग वेरी वेरी बिग ऑर्डर। तो हम इसको फिर मोल्स में कैलकुलेट करते हैं, और कि इसकी जब क्वांटिटेटिव एनालिसिस करनी होती है कि कितने मोल से कंबाइन करेगा, कितने मोल देगा, तो कैलकुलेशन वाइज इट बिकम्स सिंपलर। तो इसलिए मोल कॉन्सेप्ट की इंपॉर्टेंस है। तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते कैसे हैं, तो इट इज मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास को मॉलिक्यूलर मास भी कह सकते हैं, कुछ टीचर्स को वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट भी सिखाते हैं, बट मैं थोड़ा फिजिक्स की टीचर हूँ तो मुझे थोड़ा अजीब लगता है कि क्योंकि मैं मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, पीसीएम टीचर तीनों ही पढ़ाती हूँ, तो मुझे पता है कि वेट लिखोगे तो थोड़ा अजीब हो जाएगा कि इसकी यूनिट तो न्यूटन होगी। तो ठीक है, नॉर्मल लैंग्वेज में वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट भी केमिस्ट्री में बोल दिया जाता है, लेकिन ट्रू जो करेक्ट रहेगा दैट इज मास अपॉन मोलर मास, राइट। तो मास अपॉन मोलर मास से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इसके मोल्स निकाल सकते हैं। और 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू Avogadro number of atoms। any substance contains Avogadro number of atoms या फिर molecules या फिर ions। तो क्या होगा, molecules होगा, ions होगा, atoms होगा, क्या होगा, कैसे पता चलेगा? तो सिंपल है, अगर एलिमेंट है, एलिमेंट में क्या होंगे, एटम्स होंगे। अगर कंपाउंड है तो उसमें मॉलिक्यूल्स होंगे, और अगर रेडिकल है तो उसमें आयंस होंगे, ठीक। तो जो भी एंटिटी होगी, तो एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। तो हम इजीली किसी भी सब्सटेंस के मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं, मोल्स को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें मिल जाता है कि उसमें कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। और अगर हमें एटॉमिसिटी भी पता हो, एटॉमिसिटी मीन्स जैसे कि अगर O3 है तो उसकी एटॉमिसिटी 3 है, अगर क्या कहते हैं कि ऑक्सीजन है तो उसकी एटॉमिसिटी 2 है, तो एटॉमिसिटी से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल्स आर अल्टीमेटली मेड अप ऑफ एटम्स। फॉर एग्जांपल वाटर मॉलिक्यूल है, तो इसमें भी 2 एटम्स हाइड्रोजन के हैं, 1 एटम ऑक्सीजन का है, तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे
तो उसके टोटल एटम्स आ जाएंगे। अगर सिर्फ ऑक्सीजन का एटम पूछ रहा है तो ऑक्सीजन के एटम से मल्टीप्लाई करो, हाइड्रोजन का एटम पूछ रहा है तो उसी से करो। तो इस अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं। तो मोल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हम मोल्स अगर हमें पता है तो उसकी स्टोइचियोमेट्री से काफ़ी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। परसेंटेज कंपोजिशन इज अगेन इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर कोई कंपाउंड है तो उसमें 2 डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंड रहेंगे, या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। सोडियम सल्फेट है, सल्फर भी है, सोडियम भी है, ऑक्सीजन भी है, तो 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो कितने परसेंट में क्या है उसको निकालना होगा बाई मास। तो सिंपली तरीके से अगर तुम कैलकुलेट करना चाहो, अगर से कि यहाँ पे वाटर का निकाला है इन्होंने, तो वाटर में अगर तुम्हें वाटर का ही सारा एग्जांपल ले रखा है, तो अगर वाटर का अगर तुम्हें परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है तो तुम्हें पता है कि हाइड्रोजन 1 होता है, ऑक्सीजन 16 होता है, और पूरे वाटर का जो मॉलिक्यूलर मास है दैट इज 18। तो अगर मुझे परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन चाहिए हो तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम्स है, तो 2 into 1 और टोटल मास इज 18 into 100, राइट। तो यहाँ से तुम निकाल सकते हो 2/18 यानी कि 1/9 into 100 निकाल लोगे तो ये हाइड्रोजन का परसेंटेज है। अगर 2 ही एलिमेंट है तो 100 से माइनस करके भी ऑक्सीजन निकाल सकते हो, नहीं तो 16/18 into 100 कर लो, क्योंकि ऑक्सीजन का एक ही एटम है और टोटल, तो उसका मास जिसका परसेंटेज निकाल रहे हो उसका मास अपॉन टोटल मास इनटू 100, तो यू विल गेट द परसेंटेज बाय मास ऑफ दैट पर्टिकुलर। तो 16/18 into 100, तो 88% ऑक्सीजन है और यहाँ पे 11.18% हाइड्रोजन है। सिमिलरली यू कैन सी दिस इज एथेनॉल। एथेनॉल में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 3 एलिमेंट्स प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे हम लोग क्लास में पता है कि अगर 40% बॉयज है तो इसका मतलब है कि 60% क्या है, गर्ल्स है। तो 100 से माइनस करके भी दूसरा निकाल सकते हो अगर तुम्हारे पास 2 ही एलिमेंट है, और अगर 3 एलिमेंट है तो 2 का निकाल लो, फिर दोनों को ऐड करके 100 से माइनस कर लो तो भी थर्ड का आ जाएगा, कैलकुलेशन थोड़ा बच जाता है। तो यहाँ से तो परसेंटेज निकाल सकते हो। थोड़ा मैथ्स के बच्चे तो आराम से कैलकुलेट कर लेते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो सीबीएसई के बच्चों को टॉपिक थोड़ा नया लगता है, लेकिन आईसीएसई वालों के लिए कोई नया नहीं है, क्योंकि एम्पेरिकल फॉर्मूला उन लोग को क्लास 9-10 में पढ़ा दिया जाता है। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला देखो 9-10 में कोई चीज पढ़ाई जा रही है यानी कि मुश्किल तो नहीं है, तो ईजी, राइट। तो अगर अभी पढ़ोगे तो आसानी से समझ ही आ जाएगा। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला, मतलब कैसे कि अगर मैं बोलूँ, ग्लूकोज का एग्जांपल ले लेती हूँ। अगर मेरे पास ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, राइट। तो अगर मैं इसका सिंपलेस्ट रेशियो देखूँ तो पूरे सारे एटम्स को मैं 6 से डिवाइड कर देती हूँ तो बनेगा CH2O। तो दिस इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला है एंड दिस वन इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। इसमें क्या डिफरेंस है? अगर इसके मास में देखूं तो एन फैक्टर इसका मैं बोलूंगी, क्योंकि मैंने इसके सारे एटम्स को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन गया। तो एम्पेरिकल से मॉलिक्यूलर जाने के लिए मुझे सारे एटम्स को, ये नंबर को 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो दैट 6 इज योर एन फैक्टर। तो एन फैक्टर हम कैलकुलेट कैसे करते हैं कि अगर किसी चीज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मास निकाल लेंगे, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल मास। एम्पेरिकल जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है वहां से मास निकाल लेंगे और दोनों को डिवाइड कर देंगे, वी विल गेट द एन फैक्टर। तो कई बार होता क्या है कि अगर मुझे एन फैक्टर पता है और एम्पेरिकल फॉर्मूला पता है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से यू कैन फाइंड द एम्पेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो आई हैव वन क्वेश्चन फ्रॉम दिस, एग्जाम्पल में दिया हुआ था, तो वही लेते हैं। देखो मोल कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, परसेंटेज कॉम्पोजिशन बता दिया, एम्पेरिकल फॉर्मूला का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं अभी। तो इसमें क्या है, परसेंटेज दिए हुए हैं। तो कंपाउंड कंटेन्स 40.7% ऑफ हाइड्रोजन। तो तुम्हें करना क्या है, यहाँ हाइड्रोजन लिख लो, अगला क्या है कार्बन, तो कार्बन लिख लो, टेबल से बना लो, फिर उसके अंदर क्लोरीन दिया, सारा लिख लो। तो हाइड्रोजन कितना है 4.07% and carbon is 24.27% and chlorine is 71.65%। फिर इनके मासेस लिख लो, कार्बन का 12, हाइड्रोजन 1 एंड क्लोरीन यू नो दैट इज 35.5। फिर इनको डिवाइड कर लो, ठीक, इन दोनों को डिवाइड कर लो। तो इसको 1 से डिवाइड करोगे तो 4.07 ही आएगा। यहाँ पे 24.27 को 12 से डिवाइड कर लो, तो 24.27 को मैं कैलकुलेटर से कर ले रही हूँ, 24.27 डिवाइडेड बाई 12 दैट इज 2.02, राउंड ऑफ करके लिख दे रही हूँ। और ये तुम्हारा आ रहा है 71.65 डिवाइडेड बाई 35.5, तो 71.65
71.65 divided by 35.5, that is 2.01. तो जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है, इसमें सबसे छोटी वैल्यू 2.01 है। अब इससे सबको डिवाइड कर दो, तो इसको भी तुम 2.01 से, इसको भी 2.01 से डिवाइड करो, इसको भी 2.01 से डिवाइड करो। तो जब इसको डिवाइड करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 2 आएगा, इससे 1 आएगा और इससे तो 1 आएगा ही आएगा। तो हाइड्रोजन के 2 एटम आ रहे हैं, कार्बन का 1 एटम आ रहा है और Cl का 1 एटम आ रहा है। तो बेसिकली CH2Cl ये बन रहा है। तो क्या किया मैंने, इसके जो भी परसेंटेज दिए थे उसको लिख लेना। तुमको करना क्या है कि इसके परसेंटेज जो दिए उनको लिख लेना, टेबल बना लेना। इसमें तो बहुत सारा दिया हुआ है, इस तरह से नहीं करना। तो कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन जो भी दिया उनके परसेंटेज लिख लो, फिर उसके मास से उसको डिवाइड कर दो। जो नंबर आएगा उसमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर आएगा उससे सबको डिवाइड कर दो, उससे सबको डिवाइड कर दो, फिर तुम्हें मिल जाएगा ये रेशियो, दैट इज द सिंपलेस्ट रेशियो। तो देन यू विल गेट द empirical formula. You can check the answer, it is CH2Cl. तो लास्ट में जो बनेगा तुम्हारे पास वो बनेगा CH2Cl, that is the empirical formula. और अगर मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी चाहिए तो उसके लिए मुझे मॉलिक्यूलर मास चाहिए होगा। तो क्वेश्चन में देखो मॉलिक्यूलर मास गिवन था, देखो मोलर मास एंड मॉलिक्यूलर मास आर द सेम थिंग। तो ये वाला जो वैल्यू है मैंने तुम्हें बताया था, एन फैक्टर निकाल लेंगे। एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, जो मोलर मास होता है, मॉलिक्यूलर मास, उसको डिवाइड कर देते हैं एम्पेरिकल मास से। तो मॉलिक्यूलर मास क्वेश्चन में दिया था 98.96 और एम्पेरिकल मास में इससे निकाल लूंगी, कितना आएगा 12 + 2 + 35.5 यानी कि 14 प्लस और दिस इज 4, 49.5 आ रहा है। तो इसको अगर हम डिवाइड कर लेते हैं, ये तुम्हारे पास क्या आ रहा है 98.96 डिवाइडेड बाई 49.5, आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली 2 ही आ रहा है। तो अगर 2 आएगा तो ये मेरे पास फॉर्मूला बन जाएगा। इन सारे एटम्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आएगा C2H4Cl2, C2H4Cl2। तो एन फैक्टर मेरे पास 2 आ गया, तो C2H4Cl2 इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। So empirical formula is the formula that is formed by the simplest ratio of atoms। और ये जो तुम्हारे पास फॉर्मूला आता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, वो n फैक्टर से मल्टीप्लाई करके आता है। अगर n फैक्टर 1 आ रहा है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और empirical फॉर्मूला विल बी द सेम। ओके, एंड द नेक्स्ट इज stoichiometry and stoichiometric calculations। तो स्टोशियोमेट्री इज इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर हम रिएक्शन को बैलेंस करते हैं तो हमें दिख जाता है जैसे कि ये क्या रिएक्शन दी हुई है, दिस रिएक्शन इज जस्ट द कंबशन ऑफ मीथेन। तो अगर मीथेन का कंबशन कराएंगे या किसी भी हाइड्रोकार्बन का कंबशन कराते हो, यू विल गेट ऑलवेज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर, राइट। तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर मेरे पास प्रोडक्ट में है और मुझे यहाँ से दिख रहा है कि ये इसका 1 मोल इसके 2 मोल से कंबाइन कर रहा है ऑक्सीजन के, एंड वी आर गेटिंग 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 मोल्स ऑफ वाटर वेपर, right? So according to this we can find the atoms, molecules, mass, everything you can find। and limiting reagent मैंने तो बताई दिया, जो रिएक्शन में पहले कंज्यूम हो जाएगा, the reactant which will consume first in the reaction, that actually defines that how much product you are going to form। so that is your limiting reagent। next, reaction को बैलेंस करना तुम लोग को 10th में आता था, है ना, क्लास 10th में बैलेंसिंग करके आ रहे हो। बैलेंसिंग करते इसीलिए क्योंकि मास कंजर्व है, रिएक्टेंट का मास इज ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट का मास, ठीक। तो अब यहाँ पे बात आती है जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं बोलूँगी, जो लास्ट टॉपिक है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज इसमें कॉन्सेंट्रेशन की बात करिए। कॉन्सेंट्रेशन मतलब कि मैं बार बार एग्जाम्पल रूअफ़ज़ा का ही देती हूँ, या कोई भी स्क्वैश या कोई भी ऐसी चीज़ ले लो, तुम उसको डाइल्यूट, जितना वाटर ऐड करते हो डाइल्यूट होता जाता है, राइट। अगर तुम उसमें देखोगे, अगर जो पैकेट में आता है वो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म होता है। इसके अलावा अगर तुम केमिस्ट्री लैब में चले जाओ तो वहाँ पे जो रखे रहते हैं हमारे पास एसिड वगैरह, वो कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, फिर उनको डाइल्यूट किया जाता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द रिएक्शन, कि हमें कितना परसेंटेज उसका चाहिए, राइट। तो उसके बेसिस पे हम उसका निकाल सकते हैं कि क्या मास परसेंट है, फिर मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलैलिटी। तो देखो इसमें सिर्फ मोलैरिटी दिया है, लेकिन मैंने कुछ एडिशनल फॉर्मूले भी जरूरत पड़ती है, मैं उसका एक अलग वीडियो बना दूंगी। इसमें हमें नॉर्मेलिटी, इक्विवेलेंट वेट्स, इन सब की भी जरूरत पड़ती है। तो दैट इज नॉट गिवन इन एनसीईआरटी बट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू। तो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट। तो अभी मैं इसमें सिर्फ एनसीईआरटी कवर कर रही हूँ।
तो मैं सिर्फ यही बताती हूँ कि मोल फ्रैक्शन क्या है, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। ठीक, तो मास परसेंटेज आई थिंक यू ऑल नो, अभी हमने मास परसेंटेज डिस्कस किया था, मास बाय मास वाली चीज, कि अगर क्वेश्चन से डिस्कस कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आई थिंक मैंने क्वेश्चन से यहाँ नोट डाउन किए थे, 1.3 वाला एग्जांपल, दिस इज सेम एग्जांपल गिवन हियर, आई एम डूइंग इट हियर। तो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। तो मीथेन का कंबशन है, वी ऑल नो दैट मीथेन इज CH4 एंड कंबशन मींस बर्निंग ऑफ मीथेन एंड वी विल गेट कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर वेपर। सो इफ आई विल बैलेंस दिस रिएक्शन, सबसे लास्ट में मैं ऑक्सीजन को बैलेंस करूंगी, कार्बन बैलेंस है, हाइड्रोजन यहाँ 2 लगा देंगे, बैलेंस हो जाएगा, ऑक्सीजन 2 + 2 4, तो यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, राइट। तो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर, मुझे ये बताना है, कंबशन करा रहे हैं 16 ग्राम मीथेन का, तो ये 16 ग्राम अगर हो रहा है तो मुझे क्या पता है स्टोइचियोमेट्री से, 1:2, और वाटर कितना बन रहा है, 1:2, राइट। तो जितना 1 मोल मीथेन से 2 मोल वाटर बन रहा है, तो मोल्स हम बता सकते हैं उसके स्टोइचियोमेट्री से। तो 1 मोल मीथेन से, दिस इज 1 मोल, तो 1 मोल मीथेन से वी आर गेटिंग 2 मोल्स ऑफ वाटर। तो पहले मैं इसका मीथेन का मोल्स निकाल लेती हूँ, मास अपॉन मास 16 ग्राम दिया है, तो मोलर मास मीथेन का क्या हो जाएगा, CH4 का जाएगा 12 + 4 यानी कि 16 ग्राम पर मोल। ठीक, तो मास अपॉन मोलर मास 16 हो गया, तो दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन। तो 1 मोल मीथेन ही आ गया तो बहुत अच्छी बात है, 1 मोल से 2 मोल वाटर बनेगा, अकॉर्डिंग टू स्टोइचियोमेट्री 2 मोल्स ऑफ वाटर बनेगा। और मुझे पता है कि 1 मोल का जो मास होता है that is equal to the molar mass, that is equal to the molar mass। तो 2 moles water का मास क्या होगा, what will be the mass of 2 mole water? तो 1 मोल वाटर का जो मास होता है, 1 मोल वाटर का जो मास होगा that is equal to, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स होता है मास अपॉन मोलर मास, तो अगर 1 मोल लिया है तो मास एंड मोलर मास आर इक्वल, मास एंड मोलर मास आर इक्वल, बाई क्रॉस कर लो, मास इज इक्वल टू मोलर मास। तो 1 मोल का मास हमेशा किसके इक्वल होता है, 1 मोल मास इज इक्वल टू द मोलर मास। तो अगर 1 मोल वाटर का मास कितना होगा, 1 मोल वाटर का मास कितना होगा, 18 ग्राम, 18 ग्राम, 1 मोल वाटर इज 18 ग्राम। तो 2 मोल वाटर बन रहा है, अकॉर्डिंग टू स्टोइचियोमेट्री मैंने देखा था कि 2 मोल वाटर इज फॉर्म, सो 2 × 18 दैट मीन्स 36 ग्राम वाटर विल बी फॉर्म्ड, सो आंसर विल बी 36 ग्राम वाटर। इज इट क्लियर? सो हमने कैलकुलेशन कैसे किया, सिंपली पहले मुझे 16 ग्राम मीथेन दिया था, तो 16 ग्राम मीथेन इज 1 मोल मीथेन, और 1 मोल मीथेन से 2 मोल वाटर बनेगा, और 1 मोल वाटर 18 होता है, तो 2 × 18 यानी कि 36 आंसर। तो मैथ्स के बच्चे के लिए तो इट्स वेरी वेरी सिंपल, और बायो का बच्चा भी आई थिंक यूनिटरी तो जानता ही है, 10 तक की मैथ्स उसने करी ही है। नेक्स्ट, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड, how many moles of methane are required to produce 22 gram of carbon dioxide after combustion? I think इसमें कुछ हैंग कर रहा है, इधर से कॉपी कर देती हूँ, कौन कर देती हूँ। तो how many moles of methane, question is how many moles of methane are required to produce 22 gram CO2 after combustion? तो वही मीथेन का कंबशन सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा अलग है कि अगर हमें इस बार पहले मीथेन का मास दिया था, इस बार उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड का मास दे दिया, तो कंबशन इक्वेशन सेम ही बनेगी, क्योंकि मीथेन का ही कंबशन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर ही बनने वाला है। तो अगर मैं बैलेंस करूँ रिएक्शन को, तो कार्बन इज बैलेंस्ड, हाइड्रोजन का 2 लगा दो, और ऑक्सीजन 4 हो गया, तो यहाँ 2 लग गया। ठीक, तो इस बार मुझे कार्बन डाइऑक्साइड दिया हुआ है, 22 ग्राम बन रहा है, 22 ग्राम CO2 मतलब कितने मोल CO2, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 निकाल लो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 कितना हो जाएगा, मास अपॉन मोलर मास, मास इज 22 एंड मोलर मास कार्बन डाइऑक्साइड का होता है 44, 12 + 2 × 16 इट इज 44, सो इट इज 1/2 मतलब 0.5 मोल। तो 0.5 मोल अगर CO2 बन रहा है, तो क्या पूछ रहा था यहाँ पे, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड। तुम्हें पता है कि इसके 1 मोल से इसका 1 मोल CO2 बनता है, 1 मोल मीथेन से 1 मोल CO2 बनता है, और अगर 0.5 मोल CO2 बन रहा है
दैट मीन्स 0.5 मोल मीथेन was used. तो how many moles of methane was required? 0.5 मोल. तो 0.5 मोल मीथेन मतलब कितने ग्राम? क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स होता है मेरे पास मास अपॉन मोलर मास, तो 0.5 मोल है, तो इसको मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द मास. तो मीथेन का मोलर मास कितना होता है? मीथेन का मोलर मास हो जाएगा 12 + 4 यानी कि 16. तो 16 इंटू 0.5 कितना हो जाएगा? 0.5 मतलब 1/2, तो ये हो जाएगा 8 ग्राम. सो आंसर इज 8 ग्राम. सो यू कैन चेक योर आंसर, है ना. तो हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ मीथेन इज रिक्वायर्ड? कुछ मैंने कैलकुलेशन गलत कर दिया क्या इसमें? 0.5 मोल. आप अच्छा मोल ही पूछ रहा था क्या? तो अच्छा हाउ मेनी मोल्स पूछ रहा था, तो मोल्स पूछ रहा था तो 0.5 मोल्स विल बी द आंसर. अगर ग्राम पूछ रहा था मैंने एक्स्ट्रा कैलकुलेट कर दिया, एंड अगर ग्राम पूछ रहा होता तो 8 ग्राम आ जाता. 0.5 मोल्स से मेरा पहले आ गया था. हाउ मेनी मोल्स पूछ रहा था तो आंसर आपका यही आ जाता है 0.5 मोल्स, राइट. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 50 kg nitrogen, 10 kg hydrogen are mixed to form ammonia. Simple Haber's process, very important. तो N2 + 3H2 gives ammonia. बैलेंस करोगे तो 2 अमोनिया हो जाएगा, राइट. तो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड, आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट इन द इक्वेशन. तो ये मैंने 50 kg ले रखा है और ये 10 kg ले रखा है, ठीक. और मुझे अमोनिया बताना है कितना बनेगा. तो ये स्टोशियोमेट्रिक के अकॉर्डिंग बनेगा, यानी कि इसका 1 रेशियो इसके 3 रेशियो से ही कंबाइन करेगा और 2 रेशियो बनेगा. तो फर्स्ट हमें ये चेक करना पड़ता है व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट, वो निकालना भी एक है ना. तो अगर लिमिटिंग पता चल जाएगा तो उसी के बेसिस पे हम अमोनिया कितना फॉर्म हो रहा है वो कैलकुलेट कर सकते हैं. तो उसके लिए पहले मैं इसके मोल्स निकाल लेती हूँ. नाइट्रोजन के मोल्स जाएंगे मास अपॉन मोलर मास. तो 50 kg मतलब 50,000 अपॉन मोलर मास. इसको ग्राम में लिखना होता है हमेशा, क्योंकि जो ग्राम पर मोल होता है, यूनिट क्या होता है मॉलिक्यूलर मास का? ग्राम पर मोल. तो हम केजी में नहीं पुट कर सकते, तो आई विल हैव टू पुट द मास इन ग्राम ओनली. तो मास अपॉन मोलर मास नाइट्रोजन का हो गया 18 ग्राम पर मोल. तो 50,000 अपॉन 28, तो ये हो गया मेरे पास 50,000 अपॉन 28. अगर कर लो तो 50,000 डिवाइडेड बाई 28, तो इट इज 1785.7. मैं यहाँ लिख दे रही हूँ 1785.7 मोल्स. इतना नाइट्रोजन का मोल्स है. और हाइड्रोजन का कितना मोल्स होगा? 10 kg है तो 10,000 ग्राम. और हाइड्रोजन का मोलर मास 2 होता है, तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5,000 मोल इसका. 5,000 मोल इसका. तो जितना नाइट्रोजन है उसका 3 टाइम्स हाइड्रोजन रिक्वायर्ड होता है. उसका 3 टाइम्स हाइड्रोजन रिक्वायर्ड होता है. तो अगर हम 1785 का अगर हम 3 टाइम्स कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है, इसको अगर मैं इंटू 3 कर रही हूँ, देन आई एम गेटिंग 5357.14. यानी कि ये वैल्यू इतनी तो मेरे पास हाइड्रोजन अवेलेबल ही नहीं है. तो अगर सारा नाइट्रोजन खत्म करने पे, कंज्यूम करने पे आओगे तो हाइड्रोजन पहले ही खत्म हो जाएगा रिएक्शन में. यानी कि हाइड्रोजन इज लिमिटिंग. सो व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट? हाइड्रोजन इज लिमिटिंग बिकॉज हाइड्रोजन इज गेटिंग कंज्यूम्ड फर्स्ट इन द रिएक्शन, यानी कि ये पहले ही खत्म हो जाएगा. तो फाइनली अमोनिया जो बनेगा वो नाइट्रोजन के हिसाब से नहीं बनेगा, वो किसके हिसाब से बनेगा? कितना हाइड्रोजन है. तो दैट मीन्स अगर 5,000 मोल हाइड्रोजन मेरे पास यूज हो रहा है तो ये पहले खत्म हो जाएगा, तो पूरा का पूरा हाइड्रोजन यूटिलाइज हो जाएगा. तो जितना हाइड्रोजन है उसका 1/3 नाइट्रोजन यूज होता है. तो अगर 5,000 अगर मेरे पास हाइड्रोजन यूज हो रहा है, दैट मीन्स नाइट्रोजन कितना यूज होगा? 5,000 डिवाइडेड बाई 3 मोल्स. इसका 1/3, ध्यान दो रेशियो, जितना हाइड्रोजन यूज होता है उसका 1/3 नाइट्रोजन यूज होता है. और जितना नाइट्रोजन यूज होता है उसका डबल अमोनिया बनता है. देखो 1:2. तो यानी कि 2 इंटू 5,000 अपॉन 3, इतने मोल्स अमोनिया बनेगा. तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ अमोनिया पूछ रहा था, यानी कि मास पूछ रहा था. तो पहले मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी तो मोल्स आएगा. तो 2 इंटू 5,000 यानी कि आएगा मेरे पास 2 इंटू 5,000 यानी कि 10,000 अपॉन 3. तो 10,000 अपॉन 3 मोल्स अमोनिया बना है. तो इतने मोल्स है, और मोल्स से अगर मुझे मास निकालना है तो बस इसको अमोनिया के मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दो. अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा? 14 + 3 यानी कि 17.
तो इसको 17 से और मल्टीप्लाई कर दो, तो 17,000 अपॉन 3 इज योर आंसर. 17,000 divided by 3. That means it is 5666. 5666.65 इतना ग्राम. तो दैट मीन्स हम इसको अगर केजी में करना चाहें तो इट इज अप्रॉक्सीमेटली 5.6 केजी. 5.6 केजी. एक सेकेंड, मैंने कुछ कैलकुलेशन में. इट इज 5666. 10,000 की जगह आई थिंक मैंने 1,000 लिख दिया था, तो 546 आ रहा था. 0.6 10,000 की जगह मैंने 1,000 कर दिया. यस, इट इज 56.6. 56.6. तो ये मेरे पास आ रहा है अमोनिया. तो देखो मैंने क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया. देखो उन्होंने जो एनसीईआरटी में दिया बहुत लंबे तरीके से दिया हुआ है, मैंने बस को बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व कर दिया है. अगर तुम गे-लिजेक्स लॉ लगा के सिंप्लीफाइड वे में सॉल्व किया है. पहले मैंने नाइट्रोजन के मोल्स निकाले हैं 50 इंटू 1000 अपॉन 28 करके. तो नाइट्रोजन के जो मोल्स निकले थे, फिर मैंने हाइड्रोजन के मोल्स निकाले मास अपॉन मोलर मास से. तो मैंने चेक किया कि लिमिटिंग कौन सा होगा. मैंने सोचा पहले कि पूरा नाइट्रोजन यूज हो जाएगा, और अगर मैं पूरे नाइट्रोजन को यूज करूंगी तो उसका 3 टाइम्स हाइड्रोजन रिक्वायर्ड होगा, जो कि अवेलेबल ही नहीं था. मैंने इसको 3 टाइम्स करके देखा था, तो मुझे 5357 इतना चाहिए था. तो इतना मोल्स हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं था. तो दैट मीन्स हाइड्रोजन लिमिटिंग हो गया. तो अगर हाइड्रोजन लिमिटिंग हो गया तो दैट मीन्स हमें कैलकुलेशन हाइड्रोजन के हिसाब से करना पड़ेगा. तो मैंने चेक किया कि उसमें कितना नाइट्रोजन कंज्यूम होगा. तो जितना हाइड्रोजन है उसका 1/3 नाइट्रोजन यूज होगा. तो मैंने इसका 1/3 कर दिया. तो 5000 अपॉन 3, और 5000 अपॉन 3 का 2 टाइम्स अमोनिया बनेगा स्टोशियोमेट्री से. तो 10,000 अपॉन 3, और 10,000 अपॉन 3 को मैंने 17 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि वो उसका मोलिकुलर मास है. तो 17,000, तो 17,000 ही 170,000 है, इसीलिए बोलोगे. तो 170,000 अपॉन 3 जब करोगे तो यू विल गेट 56666 4 टाइम्स. यू विल गेट 56666. तो ग्राम्स, राइट, इतने ग्राम्स अमोनिया बन रहे हैं. तो इट इज 56.6. अगर तुम इसको केजी में करोगे तो ये 3 के बाद डेसिमल लगेगा. तो 56.6 केजी ammonia will be formed, right? So this was the question of NCERT. After that mass percent, तुम लोग को पता है mass percent is simple something, छोटी सी चीज है. जैसे कि कोई solution is prepared by adding 2 gram of substance A and 18 gram of water. Calculate the mass percent. Mass percent of the solute. Solute कौन होता है? जिसका कम मास होता है वही solute होता है. तो that means mass percent क्या हो जाएगा? जिसका परसेंटेज निकालना है उसको न्यूमरेटर में रखो, अपॉन टोटल यानी कि 2 + 18 कर दो, और इंटू 100 यानी कि 2/20 इंटू 100 यानी कि 10% आंसर है. फिर बात है मोल फ्रैक्शन और मोलारिटी की. तो देखो मोल फ्रैक्शन सिंपल चीज़ है. मोल फ्रैक्शन जैसे कि हमें 2-3 चीज़ें मिक्स कर दी. फॉर एग्जांपल एक कंटेनर में 3 गैसेस मिक्स कर दी हैं, A + B + C, और तुम्हें मोल फ्रैक्शन चाहिए A का. तो क्या करोगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स. और B का चाहिए तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स. मोल फ्रैक्शन ऑफ C चाहिए तो सिंपल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स. तो ये सब मोल फ्रैक्शन निकालने का तरीका से तुम निकाल सकते हो. नंबर ऑफ मोल्स निकालना आना चाहिए, वो होता है मास अपॉन मोलर मास, राइट. एंड द नेक्स्ट वन इज मोलारिटी. तो मोलारिटी क्या होता है? देखो मोलारिटी, फॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी, ये सारी कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट है ना. तो ज़्यादा सिलेबस में नहीं दी हुई है, ज़्यादा सिर्फ तुम्हारे पास एनसीईआरटी में मोलारिटी दी हुई है और एक मोलालिटी दी हुई है. मैं दोनों को डिफरेंस करके एक साथ ही बता देती हूँ. तो मोलारिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर. दिस इज कैपिटल M से लिखते हैं. तो बेसिकली ये मोल पर लीटर होती है. तो 1 लीटर सोल्यूशन में उस सोल्यूट का कितना मोल है ये बताती है मोलारिटी. तो ये टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, क्योंकि टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, क्योंकि टेम्परेचर चेंज करोगे तो वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा. एंड द नेक्स्ट वन इज मोलालिटी. मोलालिटी स्मॉल m से लिखते हैं.
ये होता है मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, ध्यान देने की बात है, सॉल्वेंट वो भी केजी में। तो ये बेसिकली मोल पर केजी होती है। तो क्योंकि मास तो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है, तो ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है, ये भी पूछा जाता है। तो दिस इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो ये मोलालिटी हो गई। और जो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन का सोल्यूशन होता है उसको स्टॉक सोल्यूशन कहते हैं, एनसीईआरटी में ये भी मेंशन है, तो पता होनी चाहिए बात। मोल फ्रैक्शन मैंने बता दिया है। और यहाँ पे अगर तुम न्यूमेरिकल पे आते हो तो न्यूमेरिकल दोनों कर लेते हैं। यहाँ पे न्यूमेरिकल एक दिया हुआ है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ, अच्छा ये कैलकुलेट द मोलारिटी, 1.7 वाला कर लेते पहले। यहाँ पे calculate the molarity of NaOH in the solution prepared by dissolving 4 gram in enough water to make इतने ml solution, 250 ml solution बना रहे हो, मोलारिटी निकालनी है। तो क्या करना है, सॉल्यूट का मोल्स निकालना पड़ेगा। मोल्स क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। तो 4 NaOH का मोलर मास क्या हो जाएगा, सोडियम इज 23 प्लस 16 प्लस 1 तो हो जाएगा 40, 23 प्लस 1 24, 24 प्लस 16 इज 40। तो मास अपॉन मोलर मास ये हो गया मोल्स NaOH का, अपॉन सोल्यूशन का वॉल्यूम तुमको लीटर में लिखना है और ये दिया ml में, तो उसको 1000 से डिवाइड करोगे तो आएगा 0.25, तो ये आएगा 1/10, 1/10 मतलब 0.1, तो 0.1 अपॉन 0.25, तो डेसिमल हटाओगे 0 और 5 2 जा 10 और 5 5 या 25, 2/5 मतलब 0.4, तो 0.4 इसका क्या आ गया, मोलारिटी आ गया। तो मोलारिटी आई हैव एक्सप्लेन्ड, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये होता है मोलारिटी। एंड आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। इसमें लास्ट क्वेश्चन में ये दिया हुआ है डेंसिटी ऑफ 3m सोल्यूशन ऑफ NaCl। तो देखो 3 मोलर सोल्यूशन से हमें एक चीज क्लियर हो जाती है कि हम क्या ले सकते हैं, कि अगर हमने 1 लीटर का सोल्यूशन ले लिया, ध्यान से सुनना, अगर हमने 1 लीटर का सोल्यूशन ले लिया, उसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl कितने होंगे, उसमें NaCl के 3 मोल्स होंगे, तभी तो वो 3 मोल पर लीटर हुआ, राइट। तो 3 मोल पर लीटर का मतलब क्या हो गया, 3 मोल्स 1 लीटर सोल्यूशन। और फाइंड करनी है मुझे मोलालिटी, तो मोलालिटी के लिए मुझे चाहिए सॉल्वेंट का मास। तो देखो ध्यान से देखो, इन्होंने डेंसिटी दे रखी है, तो हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम, तो हम मास को निकाल सकते हैं वॉल्यूम इनटू डेंसिटी से। तो अगर मुझे सोल्यूशन का मास निकालना हो तो यहाँ पे देखो सोल्यूशन का मास निकल आएगा आसानी से, क्योंकि सोल्यूशन की डेंसिटी पता है और सोल्यूशन का वॉल्यूम भी पता है। तो हमने मोलारिटी से इसका वॉल्यूम दिया, वॉल्यूम अलग से दिया नहीं था क्वेश्चन में, मोलारिटी से मुझे पता चल गया कि 1 लीटर में 3 मोल्स हैं इसके। तो 1 लीटर देखो हम इसको ml में करेंगे, 1 लीटर को 1000 ml लिख लेती हूँ, क्योंकि ये ग्राम पर ml में दी डेंसिटी, तो वॉल्यूम में 1000 ml ले लेती हूँ, क्योंकि 1 लीटर मतलब 1000 ml, और डेंसिटी मुझे दे रखी थी 1.25 ग्राम पर ml। तो इसको अगर मैं 1000 से मल्टीप्लाई, 1.25 को 1000 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो आएगा 1250, इतने ग्राम आ गया सोल्यूशन का मास। तो सोल्यूशन का मास तो मुझे चाहिए नहीं, मुझे तो किसका मास चाहिए, किसका मास चाहिए, सॉल्वेंट का। तो सोल्यूशन में से जब तुम सोल्यूट का, क्योंकि हमें पता है कि सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सोल्यूशन का मास, तो पहले मुझे सॉल्यूट का मास चाहिए। सॉल्यूट का मास कैसे निकलेगा, अगर सॉल्यूट के मोल्स पता है तो मोल्स किसके इक्वल होते हैं, मास अपॉन मोलर मास, तो ये मास ऑफ सॉल्यूट यहाँ से मिल जाएगा। तो सॉल्यूट हमारे पास क्या है, NaCl है, तो NaCl का मोलर मास निकाल लो, सोडियम 23 हो गया, क्लोरीन 35.5, 35.5 ऐड करोगे तो आएगा 58.5, तो मास ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा मेरे पास, इसको 58.5 से डिवाइड करो तो मास ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा 58.5 इंटू 3, बाई क्रॉस कर लेना, तो सॉल्यूट का मास आएगा, मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू 3 इंटू 58.5, तो 3 इंटू 58.5 मैं कैलकुलेट कर लेती हूँ, 3 इंटू 58.5 दैट इज 175.5, 175.5 को माइनस कर दो इसमें से, 175.5 को माइनस कर दोगे किसमें से, सोल्यूशन के मास में से, तो 1250 माइनस 175.5, तो इसमें माइनस 1250 और कर दो तो आ जाएगा 1074.5। तो ये मेरे पास आ गया किसका मास, सॉल्वेंट का। मुझे मोलालिटी चाहिए थी ना, तो मोलालिटी क्या फॉर्मूला होता है मेरे पास,
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट में डायरेक्टली निकाल देते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 3 थे और इसका सॉल्वेंट का मास लेकिन ग्राम में आया है, इसको केजी में करोगे 1000 से डिवाइड करोगे तो आएगा 1.075। ठीक, तो 3 से इसको डिवाइड कर देती हूँ, 3 डिवाइडेड बाय 1.0745 तो इट इज 2.79 m. So this is the final answer. Thank you. To practice more questions, you can join my classes and watch next videos. We will solve the exercise also. Thank you.